बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर का चौथा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि चार्ल्स लॉ है। पिछले लेक्चर में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम ऑफ अ गैस और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया था। ये चार्ल्स लॉ जो है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है। अगर आप उसी तरह 3 बर्तन लें और प्रेशर को कांस्टेंट रख दें और टेम्परेचर को आप चेंज करें तो आप देखेंगे कि ये फर्ज करें ये टेम्परेचर जो है ये T1 या 10 केल्विन है फर्ज करें, और गैस का वॉल्यूम जो है वो भी 10 केल्विन है, सॉरी 10 डेसीमीटर क्यूब है। अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अब जो है ना आपने टेम्परेचर कर दिया 20 केल्विन और वॉल्यूम हो गया 20 डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप 3 गुना करेंगे 30 केल्विन तो वॉल्यूम भी जो है वो 30 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं। अब ये 3 साइडें तो फिक्स हैं, ये वाली साइड जो है ना ये मूवेबल पिस्टन है, तो गैस के मॉलिक्यूल इसको धकेलेंगे ऊपर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ गिवन मास ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम है उसका वो टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन शर्त ये है कि आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको कांस्टेंट रखा हो। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट P and N। यानी अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया हो और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिया हो तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आप इस प्रोपोर्शनल के निशान को बदले इक्वल के निशान में, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू KP। और अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू V ओवर T। इसका मतलब ये हुआ कि V और T की रेशो जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका टेम्परेचर 10 था, वॉल्यूम भी 10 था, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें 10 ओवर 10 आंसर 1 आता है। यहाँ आपने टेम्परेचर 20 किया तो वॉल्यूम भी 20 हो गया। अब आप 20 को 20 से डिवाइड करें आंसर अभी 1 आ गया। अब आप टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी 3 गुना बढ़ गया, इनको डिवाइड करें तो आंसर अब भी 1 आया है। इससे यह साबित होता है कि V और T की रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसकी आप फर्दर जो है ना न्यूमेरिकल वाली जो इक्वेशन आप इसकी बना सकते हैं कि V1 ओवर T1 यानी दोनों की रेशो जो है वो V2 और T2 के बराबर होगी, जो कि बराबर होगी V3 T3 के। आप आगे भी लेके जा सकते हैं इसे, यानी जितने आप टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे उतने वॉल्यूम उसी लालच से चेंज होते जाएंगे। लेकिन इतनी न्यूमेरिकल जो है या इक्वेशन जो है या आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। अब मैं थोड़ी सी इसकी ग्राफिकल फॉर्म की भी बात कर लूँ, ग्राफ भी आपको इसका दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस पे आप वो क्वांटिटी लेंगे जो इंडिपेंडेंट है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस पे आपने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने डिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है। वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है लेकिन टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। अब आप देखेंगे कि दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी तरह वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जो है वो मिल जाता है। अब ये जो लॉ है चार्ल्स लॉ, इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ा बोल देता हूँ दोबारा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और ये मैंने आपके सामने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी कर दी है और आपको ग्राफिकली ये दिखा भी दिया है। अब इसकी एक और भी डेफिनेशन है, उसे क्रिटिकल डेफिनेशन कहते हैं। क्रिटिकल डेफिनेशन के मुताबिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का जो वॉल्यूम होता है, अगर आप उससे 1 डिग्री राइज करते हैं तो वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वॉल्यूम है उसका 273 पार्ट जो है वो राइज होता है। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं जितने डिग्री उतना डिग्री वो राइज होगा 1/273 पार्ट, और अगर आप डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम उसी तरह कम होगा। मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन लेके एक्सप्लेन करता हूँ। इसके मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखता हूँ आपके सामने।
यानी किसी भी टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वॉल्यूम है वो, और उसका 273 पार्ट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। इस इक्वेशन के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, V0 वो वॉल्यूम है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और ये वाला हिस्सा जो दूसरा है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है उसका आप करें 273 पार्ट और उसे मल्टीप्लाई करें उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर आप गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है वो मैं बोल देता हूँ आपके सामने। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273 part of the volume that is at 0 degree centigrade by increase or decrease of temperature। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज होगा। वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम है उसका आप 273 पार्ट करें। ठीक है, जो आंसर आएगा उसे आप मल्टीप्लाई करें उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाहते हैं। फर्ज करें आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करना चाहते हैं और आपका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है वो है 546। 546 आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 546 डिवाइडेड बाय 273 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप फाइंड करना चाहते हैं कि गैस का वॉल्यूम क्या आएगा। तो ये डिवाइड करते हैं आप 2 से, ये 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 573 सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट आपने दिया है यूनिट आपने सेम लेना। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी कर दी है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने आपको गैस का वॉल्यूम निकाल दिया है। आपको सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वॉल्यूम जो है ना उसका पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप उसे ही डिवाइड करेंगे 273 से और फिर आप उस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर जाके आपने गैस का वॉल्यूम जो है वो निकालना है। उस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। ये कहलाती है क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब मैं इससे रेलिवेंट एक और डेफिनेशन है जिस पर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। आपने वर्ड सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो है ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है और ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है। आपने अभी चार्ल्स लॉ में देखा है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये आपने ग्राफ ऐसे देखा होगा। तो अगर हम गैस का इधर आप टेम्परेचर ले लें, इधर आप वॉल्यूम ले लें। अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो भाई अगर गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी तो कम होगा ना। आप टेम्परेचर कम करते जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा जिस पर गैस का वॉल्यूम जाके जीरो हो जाएगा। उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये मैं उसी ग्राफ से जो मैंने पहले बनाया था उसी से मैं आपको ड्राइव करके दे रहा हूँ। इस ग्राफ को आप आगे की बजाय आप पीछे की तरफ आप डेवलप करें, डॉटेड लाइन में डेवलप करें इसे ऐसे, तो ये जाके टेम्परेचर वाली लाइन को यहाँ पर टच करेगा। इसे ये है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अभी तक ये टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ, ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट जीरो की आप डेफिनेशन ये करेंगे, इट इज अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बिकम्स इक्वल टू जीरो। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कोई भी गैस यहाँ तक पहुँचती नहीं है। मैं वैसे भी आपको बता चुका हूँ, अभी तक ये टेम्परेचर अचीव भी नहीं हुआ। गैसेज इससे पहले लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती हैं और ये बात किसी हद तक सच होती है कि गैस का वॉल्यूम तो नहीं है ना वहाँ पर, यहाँ तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, गैस तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आप इस इक्वेशन की मदद से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए जरा, अब चूंकि आपने माइनस में जाना है तो टेम्परेचर -273 पर आप देखना चाहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है।
तो वी नॉट है 0 पे माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाई 273। ये मैंने इसी इक्वेशन के अंदर जो है ये वैल्यूज लिखनी है। आप देखना चाहते हैं कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा एट -273। जब आप माइनस लगाएंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नॉट को मैंने वैसे का वैसे रख दिया है, अब इससे आप काटें, अब वी नॉट माइनस वी नॉट विल बी इक्वल टू 0। अब आप देख लें इस इक्वेशन की मदद से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये है जी एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो से जो है ना हमारा केल्विन स्केल शुरू होता है। एब्सोल्यूट जीरो से मुराद है जहाँ पर केल्विन की वैल्यू 0। इसे डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से हमारा केल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट होता है। और केल्विन स्केल में आपको पता है पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है। तो ये इसके रेंज में वो फॉर्म करता है जो डिग्री सेंटीग्रेड जिससे हमारा वास्ता पड़ता है। वैसे ये 0 से शुरू होता है। तो ये एब्सोल्यूट जीरो के बारे में मैंने बातें करनी है काफ़ी। अब हम ये जो चार्ल्स लॉ इसके कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको हम करते हैं। अभी एग्जांपल 7 देखें जी। If 50 centimeter cube of a gas in a syringe at 15 degree centigrade is heated to 50 degree centigrade and the piston of syringe is allowed to move outward against constant atmospheric pressure, calculate the new volume of hot gas। देखें जी, सबसे पहले आप जरा इसका डाटा लिखें। आपके पास V1 दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब और T1 आपके पास दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आए टेम्परेचर को पहले आपने केल्विन में बदलना फिर परफॉर्म करना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो 15 में 273 आप ऐड करें तो 288 केल्विन। ये आपका T1 है। T2 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 50 प्लस 273 और आपका आंसर आएगा 323 केल्विन। और V2 आपने फाइंड करना। आप चार्ल्स लॉ वाली इक्वेशन लगाएं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। V2 जो आपने फाइंड करना तो T2 को आप इधर ले आए, ये ऊपर आ जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी V2 इज इक्वल टू V1 ओवर T2, सॉरी ये T1 है, V1 ओवर T1 इंटू T2। अब आप इक्वेशन में वैल्यूज लगा दें 50 मल्टीप्लाई 323 और T1 हमारे पास 288 और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 56 सेंटीमीटर। आप गौर करें टेम्परेचर राइज हुआ है, 15 से 50 हुआ है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, 50 से 56 सेंटीमीटर हुआ है। ये एग्जांपल है 7। एग्जांपल 8 देखें जी। At 17 degree centigrade, a sample of H2 gas occupies 125 centimeter cube. What would be the volume at 100 degree centigrade? Pressure constant है। दोबारा लिखें जी ये सारा डाटा। टेम्परेचर T1 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप जमा करें 273 आएगा 290 केल्विन। अब T2 देखें, T2 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। V1 दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर और V2 आपने फाइंड करना है। इक्वेशन वही है, चार्ल्स लॉ वाली आपके सामने लिखी है। V2 को एक साइड पे करें,
अब V1/T1 इंटू T2, इस इक्वेशन में आप वैल्यूज फिट कर दें। 125 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाई T2 है हमारे पास 373, और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 161 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन से भी ये बात वाज़ेह है कि आपने टेम्परेचर को 17 से 100 किया है, तो आपका वॉल्यूम 125 से 161 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इंक्रीज हो गया है। आगे चलें जी ज़रा। नेक्स्ट आपके सामने एक एक्टिविटी है। अ वॉल्यूम टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट विच वाज परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस द चार्ल्स लॉ रिलेशनशिप V इज इक्वल टू 0.167 T, यानी V और T का रिलेशनशिप है। V इज इन डेसीमीटर क्यूब। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वुड दिस सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 50 डेसीमीटर क्यूब इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब उसने रिलेशनशिप आपने K की वैल्यू उसने आपको दे दिया 0.167, तो आपने K की वैल्यू वही रखनी है, बाकी आप इक्वेशन लगा दें। K की वैल्यू उसने न्यूमेरिकल में आपको दी हुई है क्योंकि उसने रिलेशनशिप आपको दे दिया है V और T का। देखिए जरा, V इज इक्वल टू 0.167 T, तो बेसिकली उसने ये K की वैल्यू आपको दे दिया 0.167, और उसने वॉल्यूम आपको 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 डेसीमीटर क्यूब। तो आप इसको इधर ले हैं 0.167 इज इक्वल टू T। टेम्परेचर आपने फाइंड करना था, और ये टेम्परेचर आपका निकला है, आपका आंसर आया है 299.4 केल्विन। अब उसने चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड में आपसे आंसर पूछा हुआ है, तो ये केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लें, यानी इससे आप माइनस कर दें 273, तो 299.4 माइनस 273 इज इक्वल टू 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ले जी, डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो मैंने आपको आंसर निकाल दिया है। तो ये आपका चार्ल्स लॉ भी कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट कुछ और लॉज आ रहे हैं, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में